हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3A और चैप्टर नंबर 1 और 2 तीनों की भी सॉल्व कर दी है मैंने एक्सरसाइज। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं सॉल्व एक्सरसाइज की वीडियोस को। और जिसने भी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है, आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं और अपने पर्सनली डाउट क्लियर कर सकते हैं जो भी आपके मन में है, ठीक है। और एक बात और, जो भी मैंने आपका टेस्ट लिया है, तो जिसने भी टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किया था लाइव सेशन में, वो अभी भी देख सकते हैं लाइव टेस्ट को और अपना जिस आपने पढ़ाई करी उसे टेस्ट कर सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा है चैप्टर नंबर 1। ओके, तो आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं करा वो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को और शेयर करो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन के पार्ट से स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 जो चैप्टर नंबर 3A है, उसमें हमने लॉ ऑफ डिमांड स्टडी किया था। लॉ ऑफ डिमांड में क्या है? हायर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर द प्राइस हायर द क्वांटिटी डिमांडेड। अब हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। जब एक कमोडिटी का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है वो कमोडिटी, तो लोग उसे कम खरीदते हैं, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। और जब वही कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है, वो बहुत सस्ती हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, उसी कमोडिटी को ज़्यादा खरीदते हैं। बस यही है लॉ ऑफ डिमांड। अब हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन में लिखा है, द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। अब यहाँ पे बोला है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है उसने एक्सप्लेन नहीं किया है एक्सटेंट ऑफ अ चेंज इन डिमांड। एक्सटेंट होता है ना, एक तरीके से वो थोड़ी लिमिटेड था लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमांड था वो फेल हो गया था एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव जो रिलेशनशिप था, मतलब क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में वो उसे अच्छे तरीके से नहीं समझा पा रहे थे, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। फॉर एग्जांपल से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल 25% अगर प्राइस में इंक्रीज़ होता है तो 50% क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ होता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल। तो ये नहीं बताया था लॉ ऑफ डिमांड के अंदर स्पेसिफिकली। देयरफॉर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया, उन्होंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन किया है। तो चलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी स्टडी करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, द टर्म इलास्टिसिटी इंडिकेट्स रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू अ चेंज इन द अदर वेरिएबल। ये एकदम सिंपल वे में हम समझेंगे ये लाइन, ठीक है। रेस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, चेंज होना, रेस्पॉन्स करना किसी की तरफ, हाँ, ठीक है। चेंज होगा, क्यों रेस्पॉन्स करेगा, क्यों एक वेरिएबल क्यों चेंज होगा, क्योंकि दूसरे वेरिएबल के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है। एक वेरिएबल हमने प्राइस लिया और दूसरा वेरिएबल हमने कमोडिटी लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बताया, एक वेरिएबल हमने प्राइस लिया है, दूसरा वेरिएबल अदर वेरिएबल हमने क्वांटिटी डिमांडेड लिया है, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड ले लिया, तो जब प्राइस, ये जो प्राइस है इसमें चेंज आएगा तो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड के अंदर भी चेंज आएगा। सिंपल लैंग्वेज में अब हमने समझ लिया है कि अगर वन वेरिएबल मतलब प्राइस में जब चेंज आएगा तो क्या होगा, रेस्पॉन्स होगा, और अलग जो दूसरा वाला अदर का वेरिएबल है, अदर वेरिएबल क्वांटिटी डिमांडेड, उसमें भी चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स हो जाता है, ठीक है, मतलब कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस of quantity demanded to a change in its price or any other factor. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को रेफर किया है डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस के साथ ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब जो भी डिमांड के अंदर चेंज आ रहा है क्वांटिटी में, कि ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं या कम खरीद रहे हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ ये चेंज क्यों आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से आ रहा है। और अदर फैक्टर्स हम क्या क्या ले सकते हैं, मैंने आपको बताया है। हम अदर फैक्टर्स के अंदर इनकम, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर और सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये सारे हमने गुड्स स्टडी भी किए थे, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो चेंज इन इट्स प्राइस, जो भी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा वो क्यों आएगा, प्राइस की वजह से। चेंजेस इन इट्स प्राइस और एनी अदर फैक्टर, जो भी अलग फैक्टर्स के चेंज आ रहे हैं, या इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम डिक्रीज हो रही है, उस वजह से चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में, ये सब है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल ने आपको यहाँ पर डेफिनेशन दी है किसकी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इसे हम रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, इलास्टिसिटी of demand is great or small according to the amount demanded, which rises much or little for a given fall in price, and quantity demanded falls much or little for a given राइज इन प्राइस। अब ये जो स्टेटमेंट है ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आप ये स्टेटमेंट को एज इट इज़ ही लिखेंगे, जैसा टेक्स्ट बुक में है आपको वैसा ही लिखना है। ये जो रेड कलर का स्टेटमेंट है आपको सेम एज इट इज़ लिखना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेट और स्मॉल, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने पढ़ा है कि रेस्पॉन्सिवनेस और चेंज आ रहा है। चेंज किस में आ रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब चेंज किस में आ रहा है, डिमांड के अंदर। डिमांड के अंदर चेंज क्यों आ रहा है, अदर वेरिएबल के कारण। अदर वेरिएबल क्या था, प्राइस था। सब अच्छे से समझो, ठीक है। इज ग्रेट और स्मॉल, वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड विच राइजेस मच और लिटिल फॉर अ गिवन फॉल इन प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे बताया है कि अमाउंट डिमांडेड, जो भी क्वांटिटी अमाउंट डिमांड की जाएगी वो या तो बढ़ सकती है या घट सकती है, जैसा ही अगर फॉल होता है प्राइस के अंदर या फिर राइज होता है प्राइस के अंदर। तो बस यही है कि क्वांटिटी डिमांड में चेंज क्यों आ रहा है, अमाउंट डिमांडेड कम क्यों हो रहा है, ज़्यादा क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस के अंदर चेंज आएगा। प्राइस कम होगा या फिर प्राइस राइज होगा। In other words, it is the ratio of percentage change in quantity demanded of a commodity to a percentage change in price. In other words में बताया है ये एक रेशियो है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब परसेंटेज और ये जो ट्राइंगल वाला साइन है ये है चेंज, ठीक है। इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी स्टडी करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी इम्पॉर्टेंट है, और जो प्राइस इलास्टिसिटी है ये थर्ड जो टाइप है इलास्टिसिटी का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो इसके 5 टाइप होते हैं अलग से, प्राइस इलास्टिसिटी के 5 टाइप्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज सिर्फ हम इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी ये 3 कवर करने वाले हैं, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी मतलब क्या, देखिए यहाँ पर बताया है इनकम इलास्टिसिटी it refers to the degree of responsiveness of a change in quantity demanded to a change in the income only. अब यहाँ पे जो डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड में जो भी चेंज आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम की वजह से आ रहा है। अदर फैक्टर्स जो भी हैं जैसे प्राइस है,
प्राइस है, ठीक है। और बाकी जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो अनचेंज्ड रहेंगे, मतलब जैसे थे वैसे ही रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज होगा, यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन की इनकम चेंज होगी, ठीक है। ये याद रखना है, इनकम इलास्टिसिटी के अंदर सिर्फ एक पर्सन की इनकम चेंज होगी। अब यहाँ पे देखिए ई वाई इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे अपॉन का साइन आएगा, परसेंटेज चेंज इन इनकम, ठीक है। ये फॉर्मूला है। उसके बाद में यहाँ पर आपको सिम्बॉलिकली कैसे प्रेजेंट करना है, देखिए मैंने आपको हाईलाइट करके भी बताया है। यहाँ पे आपको ऐसे हाईलाइट करके इसे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, y का मतलब होता है इनकम और q का मतलब होता है क्वांटिटी डिमांडेड, और y का मतलब यहाँ पे ई वाई लिखा है ना, ई और ये सबस्क्रिप्ट में y, मतलब इनकम इलास्टिसिटी, ओके। इनकम इलास्टिसिटी है इसका मतलब। यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको लिखना ही है अपने एग्ज़ाम के अंदर। और यहाँ पे देखिए ये जो चेंज वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको ऐसे छोटा सा ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। तो Q का मतलब होता है ओरिजिनल डिमांड, Y का मतलब होता है ओरिजिनल इनकम। यहाँ पे चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड में आपको Q के आगे एक छोटा सा ट्रायंगल बनाना है, तभी ये क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है मैंने हाईलाइट करके दिया है, ये आपको एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। ये एज इट इज़ लिखना है क्योंकि इससे अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट टाइप भी देखने को मिलेंगे इनकम इलास्टिसिटी के अंदर। फर्स्ट वन है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी किसके लिए होती है, नॉर्मल गुड्स के लिए होती है। फॉर विच डिमांड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्राइस, जब डिमांड इंक्रीज होगी मतलब पॉजिटिव होगी, ठीक है। नेगेटिव में क्या होगा, डिमांड डिक्रीज होगी। और ज़ीरो में डिमांड स्टेबल होगी, ये याद रखना है। पॉजिटिव वाले में क्या होता है, डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेगेटिव में डिमांड डिक्रीज हो जाती है। और ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी में डिमांड ज़ीरो रहती है, मतलब स्टेबल रहती है, ओके, स्टेबल रहती है। तो फर्स्ट वन है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, नॉर्मल गुड्स फॉर विच डिमांड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम। अब यहाँ पे जो भी नॉर्मल गुड्स होते हैं लोग उन्हें परचेस करते हैं, ठीक है। जैसे उनकी इनकम बढ़ती है तो वो इंक्रीज कर देते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। फॉर एग्जांपल एक पर्सन की इनकम में चेंज आता है तो वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज कर देता है। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, यहाँ पे देखिए इन्फीरियर गुड्स का एग्जाम्पल बताया है, इन्फीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स मतलब लो क्वालिटी गुड्स। इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है, ये इनकी डिमांड कम हो जाती है जैसे ही एक पर्सन की इनकम में इंक्रीज होता है। इनकम इंक्रीज होती है तो लोग लो क्वालिटी गुड्स नहीं परचेस करते हैं, वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ब्रांडेड चीज़ें परचेस करना पसंद करते हैं क्योंकि अब उनकी इनकम में इंक्रीज हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी, मतलब इसकी जो डिमांड है एक वो कभी चेंज नहीं होगी। एक पर्सन बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए या उसकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या उसकी इनकम बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए, लेकिन जो नेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं, जो नेसेसरी मतलब रोज़ के सामान आपको लगते हैं, आप उसे यूज़ करते हैं रोज़, तो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। उसकी इनकम इलास्टिसिटी यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करना है, इनकम इलास्टिसिटी कैसी होती है, ज़ीरो। ज़ीरो मतलब कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा, याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी इट रिफर्स टू अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, एक क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि जो प्राइस है अदर कमोडिटी का वो बढ़ गया है
या फिर वो घट गया है, मतलब इंक्रीज हो गया है या फिर डिक्रीज हो गया है। एक प्राइस कमोडिटी का अगर चेंज हो जाता है तो दूसरा जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स होता है उसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अब हमने सिंपल लैंग्वेज में समझा। देखिए यहाँ पर आपको बताया है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी। ठीक है, ड्यू टू किसकी वजह से चेंज आ रहा है, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी के प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है। और इसके अंदर हम एग्जांपल लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का और सब्स्टिट्यूट गुड्स का। ठीक है, अब बता दूं मैं जिसको भी नहीं पता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं जैगरी और शुगर। ठीक है, ये दोनों सब्स्टिट्यूट है क्योंकि इनकी क्वालिटी सेम है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे सब्स्टिट्यूट हैं। अगर जैगरी के प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं तो लोग शुगर ज़्यादा परचेस करने लगते हैं। वन कमोडिटी की डिमांड के अंदर चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि प्राइस शुगर का, अदर कमोडिटी है शुगर, उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब कार और फ्यूल दोनों साथ में खरीदे जाते हैं और कार को चलाने के लिए फ्यूल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर फ्यूल के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो लोग क्वांटिटी डिमांडेड किसकी कम करते हैं, कार की कम करते हैं। ठीक है, कार कम कर देते हैं, मतलब यहाँ पे वन कमोडिटी जो है वो कार है और अदर कमोडिटी वो है फ्यूल। और प्राइस मतलब जो पैसे प्राइस किसका चेंज हो रहा है, फ्यूल का प्राइस चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाइक हो गया है तो लोगों ने कार की डिमांड कम कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिम्बॉलिकली और फॉर्मूला भी लिखना है। तो ई सी मतलब सी का मतलब क्रॉस और ई का मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे अपॉन का साइन डालना है, उसके बाद लिखना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इन द प्राइस ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए और यहाँ पे चेंज इन प्राइस ऑफ बी लिखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखना है आपको पहले वर्ड्स के अंदर, उसके बाद यहाँ पर सिम्बॉलिकली फॉर्म में भी लिखना है। मैंने आपको लिख के भी बताया, देखो सिम्बॉलिकली फॉर्म में भी लिखना है आपको, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में हमें यहाँ पे 3 टाइप्स के क्रॉस इलास्टिसिटी के भी 3 टाइप्स है, जैसे हमने इनकम इलास्टिसिटी के स्टडी किए थे। ठीक है, यहाँ पे है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, नेगेटिव एंड ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे भी 3 है। तो फर्स्ट वन है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए होती है, टी और कॉफ़ी के लिए। ठीक है, टी और कॉफ़ी ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो इसके लिए पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होगी। मतलब एक तरफ अगर कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो लोग टी की डिमांड ज़्यादा कर देते हैं, तो ये है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। क्योंकि एक कमोडिटी का प्राइस चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो दूसरी कमोडिटी जो है वो उसका जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। नेक्स्ट है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, ये है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल यहाँ पे हमें लेना है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स टी एंड शुगर और कार और फ्यूल हो सकते हैं। ठीक है, कार और फ्यूल। तो यहाँ पे नेगेटिव मतलब जैसे अगर फ्यूल का प्राइस ज़्यादा हो गया तो लोग कार ख़रीदना कम कर देते हैं, मतलब क्वांटिटी डिमांड में कमी आ जाती है, तो यह है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब नॉन रिलेटेड गुड्स के साथ होती है, जिनका कोई भी रिलेशन नहीं होता है एक दूसरे के साथ में। एक कमोडिटी का दूसरे कमोडिटी के साथ बिल्कुल भी रिलेशन नहीं होता है। जैसे अगर यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है टी का और बुक्स का, अगर टी के प्राइस में चेंज आता है तो क्या गुड्स खरीदना हम कम कर देते हैं। आप खुद ही सोचिए, अगर एक पर्टिकुलर बुक है वो बहुत ज़्यादा महंगी है तो क्या आप टी खरीदना कम करते हो? ऐसा नहीं होता है। एक कमोडिटी का प्राइस दूसरी कमोडिटी के प्राइस को अफेक्ट तभी करता है जब वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है या फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। अगर वो नॉन रिलेटेड गुड्स हैं जैसे कि ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी में बताया है, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उनकी डिमांड एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि उनके प्राइस में चेंज आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम स्टडी करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी।
ये थर्ड वन लास्ट है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी का है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। According to Professor Alfred Marshall, price elasticity of demand is a ratio of proportionate change in the quantity demanded of a commodity to a given proportionate change in the price। अब यहाँ पे बताया है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, रेशियो और प्रोपोर्शनेट चेंज है इन क्वांटिटी डिमांडेड में ऑफ अ कमोडिटी। जो भी क्वांटिटी डिमांड है उसमें चेंज आ रहा है रेशियो और प्रोपोर्शन के अंदर, क्योंकि उसका जो प्राइस है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्राइस का रोल है। अगर एक कमोडिटी का प्राइस में चेंज आ रहा है तो ही वो कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको फिर से सिम्बॉलिकली यहाँ पर इसको प्रेजेंट करना है। ED इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी डिमांडेड हो गए, और ये जो ट्रायंगल है इसका मतलब होता है चेंज। ठीक है, आपको ऐसे फॉर्मूला लिखना है अपने एग्ज़ाम के अंदर जब आप टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी एक्सप्लेन करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अब सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।